अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें, क्या है आज की सुर्खियों में जो इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर जो है ये कोई नई खबर नहीं है, पहले भी कई बार ये आ चुकी है, मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड। लेकिन हाँ, हर बार डेवलपमेंट जो है वो नया आता है। मुल्ला पेरियार डैम जो कि लास्ट टू लास्ट वीक और उससे पहले भी दिसंबर फर्स्ट वीक में भी काफी चर्चा में था। हमने काफी डिटेल में कवर अप भी किया था, एक बार फिर से सुर्खियों में है। क्या हुआ है, जीएस पेपर 2 का सब्जेक्ट है ये, आप सभी को पता होगा, इंटर स्टेट डिस्प्यूट और सेंटर स्टेट डिस्प्यूट के बीच में। तो फाइनली इस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है उसने इंटरफेयर किया है यहाँ पर और बोला है तमिलनाडु को और केरला गवर्नमेंट को कि भाई मैं यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपके डैम इश्यूज को एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं बैठी हूँ। जबकि अगर ये है कि एक सुपरवाइजरी कमेटी अपॉइंट कर दी गई है ऑलरेडी, जो कि जिसका काम ही यही है कि वो इस सारे सेफ्टी इश्यूज को एग्जामिन करेगा, उसकी जो भी चीजें हो रही हैं उसकी देखरेख करेगा। तो फिर वापस से ये क्यों हो रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्वेश्चन उठाया है, ठीक है? और इसने यही कहा है कि इट वाज़ नॉट देयर टू एडमिनिस्टर द डैम, ठीक है? तो फाइनली जो सुपरवाइजरी कमिटी है उसको अपना काम करने दीजिए, उसको एडमिनिस्टर करने दीजिए, सेफ्टी इश्यूज को जज करने दीजिए, एग्जामिन करने दीजिए, ठीक है? मुल्ला पेरियार डैम पे क्विकली थोड़ा-सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो इसको हमने काफ़ी डिटेल में किया, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे हमारी, तो हैशटैग्स जो हम डालते हैं वहां पर मुल्ला पेरियार डैम के लिए आप लुक आउट करना। दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के उसमें आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, ठीक है? और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड और ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट सिविल्स डेली की वेबसाइट को जाकर पे जो है सिविल्स डेली की वेबसाइट पर भी आपको ये डेली जो अपडेट्स आती है हमारी करंट अफेयर्स की, वहां से भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब बात आती है मुल्ला पेरियार डैम की। मुल्ला पेरियार डैम क्या है? तो ये एक मेसोनरी ग्रेविटी डैम है। कहाँ पर? पेरियार रिवर के ऊपर। किस जगह पर? केरला में, ठीक है? लोकेटेड कहाँ है? कार्डमम हिल्स पे लोकेटेड है। तो अगेन कार्डमम हिल्स की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कार्डमम हिल्स किस तरफ दिखता है? तो ये वेस्टर्न घाट्स पर है, इन थेकाडी इडुकी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? और ये कब बना था? 1887 और 1895 के बीच में ये बना था बाय जॉन पेनविक, जो कि पुणे में पैदा हुए थे। और ये जो है एक अग्रीमेंट पर भी इस डैम के थ्रू पहुंचे थे टू डाइवर्ट द वाटर ईस्टवर्ड टू द मद्रास प्रेसिडेंसी एरिया, ठीक है? इसकी जो हाइट है वो 53.6 मीटर यानी 176 फीट के लगभग है फ्रॉम द फाउंडेशन, और इसकी जो लेंथ है वो 365.7 मीटर के लगभग है, ठीक है? तो ये थी इस डैम से रिलेटेड कुछ खास जो अपडेट्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएँगे आपसे प्रीलिम्स लेवल पर जो पूछे जाएँगे, ठीक है? वहाँ पर ये जानकारियाँ पूछ सकता है या इसको चेंज करके दे सकता है। इस पे हमने क्वेश्चंस भी वैसे तो कई बार देखे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी न्यूज़ हमारी जो है वो है इंडिया के पासपोर्ट रैंक से। इंडिया का पासपोर्ट रैंक जो कि पहले 90 था, अब वो इम्प्रूव होके 83 हो गया है, ठीक है? व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब ये मुद्दा उठता है कि भाई पासपोर्ट रैंक जो है ये देखता कौन है, इसे हैंडल कौन करता है, ठीक है? तो हेंसली पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसके तहत हमें ये रैंक का पता चलता है। और अब इंडिया 83rd पोजीशन पर है, जो कि एक मतलब अच्छी पोजीशन है। 7 रैंक्स की बढ़त अच्छी चीज है, ठीक है? अब जो हमारा हेनली एंड पार्टनर पब्लिशर है, ठीक है, जो कि पब्लिश करता है इस रैंकिंग को, इस इंडेक्स को, वर्ल्ड्स पासपोर्ट के सारे इंडेक्सेस को जो है यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। और किस आधार पे किया जाता है, किस आधार पर इनकी रैंकिंग होती है? तो इनकी रैंकिंग होती है टू दी
according to the number of destinations their holders can access without a prior visa। ठीक है, बिना वीजा के आप जिन जिन जगहों पर डेस्टिनेशंस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, उसके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उसके आधार पर इनकी रैंकिंग दी जाती है। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2005 में इसे लॉन्च कर दिया गया था और ये रैंकिंग बेस्ड है आईएटीए के बेसिस पर, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बेसिस पर, जो कि एक ट्रेड एसोसिएशन है लगभग 290 एयरलाइंस का। ठीक है, और उसमें लगभग सारे जितने भी बड़े मेजर कैरियर्स हैं वो सभी आते हैं। इस इंडेक्स में 199 डिफरेंट पासपोर्ट और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस आते हैं और ये डेटा जो है वो अपडेट किया जाता है विद रियल टाइम, और जैसे ही वीजा पॉलिसी चेंज की जाती है ये भी चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इससे रिलेटेड थोड़ी सी और चीजें, इंडिया की परफॉर्मेंस इस साल जो है, जो कि 83 रैंक पर आई है। ठीक है, ये रैंक जो है साओ टोमे एंड प्रिंसिपल इन सेंट्रल अफ्रीका से भी शेयर होती है, बिहाइंड रवांडा एंड उगांडा। ठीक है, और इसको जो है नाउ ये वीजा फ्री एक्सेस 60 डेस्टिनेशंस को कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड में, जिसमें ओमान और अर्मानिया जो है वो लेटेस्ट एडिशंस हैं। ठीक है, इंडिया कौन कर सकता है? इंडिया के पासपोर्ट होल्डर्स। ठीक है, ओमान और आर्मेनिया आर दी लेटेस्ट एडिशंस, और इसके साथ साथ 35 और डेस्टिनेशंस इसमें ऐड किए गए हैं सिंस 2006। ग्लोबल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो देश जिसने इस पूरी की पूरी लिस्ट को टॉप किया है वो है जापान और सिंगापुर। ठीक है, यूएस यूके पासपोर्ट ने जो है रीगेन किया सम ऑफ देयर प्रीवियस स्ट्रेंथ आफ्टर फॉलिंग, ठीक है, टू 8th प्लेस इन 2020, यानी 2020 में उनकी जो गिरत आई थी वो 8 प्लेसेस की थी और वो फाइनली थोड़ा सा प्रीवियस स्ट्रेंथ जो है उन्होंने अपनी पकड़ी है। पासपोर्ट ऑफ मालदीव जो है उसको मोस्ट पावरफुल साउथ एशिया में बोला जाता है, और इतना ही नहीं, वो वीजा फ्री एंट्री देता है टू 88 कंट्रीज। टू हाउ मेनी कंट्रीज? टू 88 कंट्रीज। तो ये चीज याद रखिएगा कि साउथ एशिया में, ओके, साउथ एशिया में लगभग जो है कौन सबसे पावरफुल, कौन सा देश है जिसके पास, जिससे सबसे मोस्ट पावरफुल माना जाता है पासपोर्ट के रिलेशन में, वो हमारा मालदीव्स है। इन साउथ एशिया बांग्लादेश को 103rd रैंक मिली है, जो कि पाकिस्तान से आगे है, और पाकिस्तान को मिली है 108वीं रैंक और नेपाल को मिली है 105वीं रैंक। ओके, अफगानिस्तान अनडाउटेडली स्टैंड्स एट द लास्ट रैंक। और क्यों लास्ट में आता है अफगानिस्तान, ये हम सभी को पता होगा, जो वहां पर स्थिति अभी एट प्रेजेंट हुई पड़ी है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा पासपोर्ट रैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ, इसको प्लीज देख लीजिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हमारे मेंस में आते हैं तो उसमें हम इंडिया की रैंकिंग की जो बढ़त है उस चीज को हम वहां पर कोट कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का देखिए क्या है कि जो रीडेवलपमेंट था सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का नई दिल्ली में रिपब्लिक डे के परेड पर जिसे स्केड्यूल किया गया था, अब उसमें एक डीले हो जाएगा। ठीक है, और डीले की क्यों हो रहा है, डीले किस वजह से हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है जो अभी हाल ही में हैवी रेनफॉल हुई है दिल्ली में। कल परसों की न्यूज़ में भी था, हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को भी जहां पर कंसिडर किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। एम क्या है उसका, अंडरलाइन मैंने कर रखा है ऑलरेडी। एम है टू रेनोवेट एंड रीडेवलप दी 86 एकड़ लैंड इन लुटियंस दिल्ली। दूसरी चीज, इसमें बहुत सारी लैंडमार्क बिल्डिंग्स आती हैं, जैसे पार्लियामेंट हाउस हो गया, हमारा राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, नॉर्थ ब्लॉक हो गया, साउथ ब्लॉक हो गया, तमाम जो भी ये कह लो कि वीवीआईपी सेंटर्स हैं हमारे पार्लियामेंट के आसपास के, वो सब कुछ इसमें आते हैं। ठीक है, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑफ रीडेवलपिंग द नेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट, एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय नन अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, कब हुआ था? 2019 में हुआ था। 3 मेन पार्ट हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। पहला न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, दूसरा न्यू सेक्रेटेरिएट, और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ राजघाट एंड द एरिया अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो WTO से रिलेटेड है।
इंडिया ने अपील की है डब्ल्यूटीओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, शुगर केन जो है या शुगर कह लो, उसको लेकर के मुद्दा बना है। क्या मुद्दा बना है चलिए समझते हैं। सो इंडिया ने अपील की डब्ल्यूटीओ के रूलिंग के अगेंस्ट, जहां पर ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल में किस चीज पर, डोमेस्टिक शुगर सब्सिडीज को लेकर के। ठीक है, ये कहा गया कि पैनल ने इंडिया ने ये कहा कि भाई जो पैनल ने रूलिंग दी है वो जो है एररफुल है, उसकी लॉज में जो है वो एरर्स है। केस क्या हुआ था, केस ये हुआ था कि इंडिया का जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, ठीक है, या सेलिंग प्राइस सिस्टम है शुगर केन का, वो डब्ल्यूटीओ की नोटिस में लाया गया 3 देशों के माध्यम से। कौन थे वो 3 देश? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला। ठीक है, और इन्होंने, इन तीनों देशों ने जो है ये आर्ग्यू किया, ये एलिज किया कि इंडिया का डोमेस्टिक सपोर्ट जो है और एक्सपोर्ट सब्सिडी मेजर जो है, ये दोनों ही एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट हैं। इनकंसिस्टेंट यानी कि मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, और इनके बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो भी इनकी बहुत सारी जो लॉज हैं वो भी सेम उस पर नहीं है डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट को लेकर के। डब्ल्यूटीओ के 3 अग्रीमेंट्स इन लोगों ने वो किए। पहला था हमारा अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दूसरा था हमारा अग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, और तीसरा था आर्टिकल 16 ऑफ गाट यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, इन तीनों को लेकर के मुद्दा उठाया गया। डोमेस्टिक सपोर्ट की बात की गई। इन तीनों देशों ने कहा कि इंडिया जो डोमेस्टिक सपोर्ट देता है शुगर केन प्रोड्यूसर्स को, वो मिनिमम लेवल जो कि 10% है उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बोला वेरियस सब्सिडीज की। इन्होंने ये भी रेज किया कि इंडिया जो है वो अपने एक्सपोर्ट सब्सिडी, सब्सिडी अंडर प्रोडक्शन असिस्टेंट और बफर स्टॉक स्कीम्स और मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के तहत बहुत प्रकार की वेरियस सब्सिडीज देता है, जो कि अगेन एक क्वेश्चन मार्क हो गया। और तीसरी चीज इन्होंने कही कि ऑस्ट्रेलिया ने अक्यूज किया था कि इंडिया को, कि इंडिया ने नोटिफाई नहीं किया अपना एनुअल डोमेस्टिक सपोर्ट फॉर शुगर केन एंड शुगर सब्सिक्वेंट टू 1995-96 और एक्सपोर्ट सब्सिडीज आफ्टर तो नहीं, सिंस 2009 एंड 10 से। ठीक है, अब इंडिया ने इसके अगेंस्ट में रिप्लाई भी दिया है। इंडिया ने 4 रिप्लाईज दिए। पहला, इंडिया ने सबसे पहले जो काम किया वो किया, रिजेक्ट दी पैनल्स फाइंडिंग्स। उन्होंने कहा, इंडिया ने कहा कि भाई आपकी फाइंडिंग्स एरनस है, फुल ऑफ एरर है, अनरीजनेबल है और डब्ल्यूटीओ के रूल्स को सपोर्ट भी नहीं करती। दूसरी चीज इंडिया ने कहा कि रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ एससीएम एक्ट, जो दूसरी वाली हमारी वो थी, ठीक है, अग्रीमेंट था एससीएम अग्रीमेंट को, कि वो इंडिया पर लागू नहीं होता। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, आपको यही नहीं पता है। तीसरा चीज इंडिया ने कहा कि इंडिया के पास फेज आउट पीरियड ऑफ 8 ईयर्स का टाइमलाइन है टू एलिमिनेट एक्सपोर्ट सब्सिडीज अंडर दी अग्रीमेंट। क्या अग्रीमेंट के तहत जो भी हमने एक्सपोर्ट सब्सिडीज लगाई हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए इंडिया के पास बफर टाइम है, 8 साल का टाइम आउट पीरियड है, तो हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। और चौथी चीज इंडिया ने आर्ग्यू की कि जो इंडिया का मैंडेटरी मिनिमम प्राइस है वो गवर्नमेंट जो है वो पे नहीं करती है, बल्कि शुगर मिल्स द्वारा पे किया जाता है, और इसलिए मार्केट प्राइस सपोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है यहाँ पर। तो ये चीज भी आपको समझनी चाहिए। और इन ऑल टुगेदर डब्ल्यूटीओ से अपील की है इंडिया ने कि भाई आप अपना जो भी डिसीजन आपने लिया है एक बार जरा उसको देखिए, क्योंकि ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं, और क्यों गलत है ये उनके वो रहे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो सस्पेंशन ऑफ एमएलए से है। कुछ समय पहले सस्पेंशन ऑफ एमपी हमने देखा था, राइट। आज बात करेंगे सस्पेंशन ऑफ एमएलए की। यहां भी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यहाँ पर कि भाई देखो, जो सस्पेंशन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, ठीक है, वो 1 साल का होता है, और इसलिए ये सस्पेंशन जो है ये एक्सपल्शन से भी बुरा है। ठीक, क्यों बुरा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं राइट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी जो है सफर कराता है। राइट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू रिमेन रिप्रेजेंटेड को सफर कराता है। ठीक है, अब हुआ ये था, मुद्दा ये था कि एमएलए हैं, कुछ एमएलए हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने चैलेंज किया है 1 ईयर सस्पेंशन को फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों? क्योंकि फॉर एलिजिडली मिसबिहेविंग विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक, इसी ग्राउंड पे जनरली सस्पेंशन होता भी है। ठीक है, दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैकग्राउंड है सस्पेंशन के पीछे वो सपोर्ट करता है हमारा आर्टिकल 190 क्लॉज 4। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, कई बार डायरेक्ट आर्टिकल पूछ देता है।
दूसरी चीज की कोर्ट का इसमें ये कहना है कि जो आर्टिकल 190 क्लॉज 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है दैट इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, अगर 60 दिनों के पीरियड के लिए अ मेंबर ऑफ हाउस विदाउट इट्स परमिशन एब्सेंट है, ठीक है, तो हाउस उसे उस सीट को डिक्लेयर या फिर वेकेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। अगर आप 60 दिन से अधिक के अवधि के लिए गायब हैं बिना किसी परमिशन के, एब्सेंट हैं, तो आपकी सीट को वेकेंट करार दिया जा सकता है, ठीक है। और सस्पेंशन ऑफ एमएलए जो है वो इस पीरियड के अगर ज्यादा है, इस पीरियड से, टाइम पीरियड से, तो ऑब्वियसली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज है। जो एमएलए का सस्पेंशन होता है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो, ईच स्टेट के पास अपने इंडिविजुअल रूल्स होते हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल असेंबली से रिलेटेड, ठीक है। और यही रूल्स में जो है प्रोवाइड किया जाता है सस्पेंशन ऑफ एमएलए का भी। रूल 53 जो है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का, 1960 में ये आई थी। ये कहती है कि भाई जो सिर्फ स्पीकर हैं उनके पास पावर है एमएलए को सस्पेंशन से रिलेटेड, ठीक है। और ये सस्पेंशन भी कब होना चाहिए एमएलए के? अनरूली बिहेवियर के अगेंस्ट होना चाहिए। तो जो मोशन है सस्पेंड करने का, दैट कैन नॉट बी पुट टू वोट। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा किया गया, अगर उसको वोट के लिए रखा गया, तो गवर्नमेंट जो है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, वो हमेशा अपने अपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड कराती रहेगी और उन्हें अनफिट करार देती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने, अब मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सस्पेंशन ऑफ एमएलए है वो एक बड़ी पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अ होल, ओके। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल अमाउंट ऑफ राइट है, राइट। किस चीज के राइट है? टू बी रिप्रेजेंटेड इन द हाउस के। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेंस है कि देखिए, स्टेट जो है उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड नहीं क्रिएट करना, एक हेटियस सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है। इसलिए कोई भी हाउस किसी भी मेंबर को 59 डेज से ज्यादा के लिए सस्पेंड नहीं कर सकेगा, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। ये जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेंस है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है BBB, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ ये इतना मुद्दा था। और आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी सिविल्स डेली की वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। अगर फिर भी कुछ किसी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की, और जो भी जितने भी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सके, आपकी मदद हो सके, वो करने की, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए यहीं पर मैं आपसे अलविदा लूंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।